हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अगला अध्याय ज्योग्राफी के क्लास 6 के ज्योग्राफी के अगला अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका जो है अगला अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। तो इसको पढ़ते हैं। आप इसमें कुछ स्थलों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर एक समान नहीं है। पृथ्वी की अनगिनत प्रकार के स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, कुछ भाग समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसके धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है और प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं पे धंस जाती है। तो जो ऊपर उठने और धंसने की क्रिया है ये किसके द्वारा होती है? आंतरिक गति के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग के आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 से अधिक ऊंचाई तक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो उसको क्या कहते हैं? हम लोग पर्वत कहते हैं। 8000 तक की जो है ऊंचे पर्वतों में के कुछ नाम बताइए। तो आप लोग को पता है ना कि माउंट एवरेस्ट जो है आपका 8848 मीटर है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तब वह निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा इन पर फिर से इनका निर्माण होता है। ठीक है, निक्षेपण मतलब आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। ठीक है, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। जो पृथ्वी की सतह टूटती है घिसने को क्या कहते हैं? अपरदन। और जो वही टूट के जो सतह नीचे हो जाती है और फिर धीरे धीरे उस पर जमा होने लगता है तो इसको क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। और कैसे ये प्रक्रिया बहते हुए जल और वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। मतलब मान लीजिए कोई स्थान है तो उस पर से बार बार ऐसे पानी वहीं से कहीं से गुजर रहा है, फिर हवा बहुत तेज़ से आई और बर्फ़ के पिघलने से ऐसे इसी प्रक्रियाओं के द्वारा अपरदन और निक्षेपण होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को हम उनकी ऊंचाई और ढालों के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ऊंचाई के स्थान पर हम कौन कौन से उसमें वर्गों में करते हैं? तो पठार, पहाड़ और मैदान। ठीक है, तो पहला जो आपका है पर्वत के बारे में हम विशेषताओं को पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी सतह की प्राथमिक ऊंचाई होती है। ठीक है, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब कि आपका जो है पर्वत का है ऐसे बनता है। ये शिखर आपका छोटा है, ठीक है, और ये आपका आधार चौड़ा है। ठीक है, यहाँ के आसपास क्षेत्र बहुत ऊंचे होते हैं। आसपास के क्षेत्र से मतलब जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ऊंचाई है। ठीक है, अब इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो नीचे हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उसे हिमानी कहते हैं। जहाँ पे बर्फ़ जिस पर्वत पे बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, वो उसे क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। ठीक है, और जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का स्थल खड़ी ढाल वाला होता है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कई सारे पर्वत हैं, ऐसे रेखा मतलब एक सिरद में है तो उसको श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
ये देखिए बताया था, इसका उदाहरण दिया हुआ है इसमें कि जो सागर में होते हैं पर्वत, तो सागर में ये मनाकी नाम की प्रशांत महासागर में स्थित है मनाकी नामक पर्वत हवाई द्वीप है। ठीक है, और यह समुद्र सागर की सतह के नीचे है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,250 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट के से भी अधिक है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके हिमालय, अल्पस तथा एडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय, अल्पस, एडीज कहाँ कहाँ की हैं? एशिया की, यूरोप की और दक्षिण अमेरिका की हैं पर्वत श्रृंखलाएं। और पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? आपके पर्वत जो है, पर्वत आपके 3 प्रकार के हैं, तो वलित और भ्रंशोत्थ और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत है आपके। कौन से पर्वत के उदाहरण है? आपके वलित पर्वत के हैं, जिनकी सतह ऊपर खापर शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली जो है आपका श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत माला पूछे या फिर श्रृंखला पूछे तो आपका अरावली ही है। अपर्दन की प्रक्रिया के कार्य या श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ठीक है, ये अपलेशियन, यूरोस की और यूराल पर्वत जो है ये भी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब बहुत भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तो वह भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। कौन से पर्वत का निर्माण होता है? भ्रंशोत्थ का ही। ऊपर उठे हुए खंडों को क्या कहते हैं? उत्खंडों को उत्खंड या हर्ष कहते हैं इंग्लिश में, और नीचे धसे हुए को द्रोणिका, भ्रंश या ग्रावेन कहते हैं। ठीक है, यूरोप के राइन घाटी तथा वासपेज के जो है, ये यूरोप की राइन घाटी, वासपेज, ठीक है, पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखते हैं। इस प्रकार भू आकृतियों में कुछ उदाहरण को पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो ज्वालामुखी कैसे निर्माण होता है? ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण बनता है। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो एवं जापान की फ्यूजियामा इस तरह पर्वत के उदाहरण हैं। तो जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वे ज्वालामुखी के क्रियाओं के कारण बनते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में माउंट किलिमंजारो है और अफ्रीका के जापान का फ्यूजियामा है। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा है। इस तरह के उदाहरण हैं। ठीक, ये नाम आप लोग याद करते जाइएगा। इसके हम कभी इसके बाद हमको टाइम मिले तो हम इसको सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट का ही नोट्स बना के आप लोग को हम बता देंगे। ठीक है, तो पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में ही स्थित हिमानियों में ही होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां व जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। और वनों के हम ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे के उत्पाद जैसे गोंद, रेनी इत्यादि भी पाए जाते हैं। और सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग पर्वतों की प्रचलित खेल है। तो ये भी ऐसे उदाहरण के तौर पे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को कई खेलों का ऐसे दे दिया, जैसे मान लीजिए हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, पैराग्लाइडिंग है, तो पूछेगा ये पर्वतीय क्षेत्रों पे जो है का प्रचलित खेल उसमें से कौन सा है, तो आपको उसमें से चूज करना है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये आप लोग का नाम याद होना चाहिए।
उसके बाद में चलिए पठार पे आते हैं। पठार उठी हुई एवं समतल भूमि होती है। कैसी भूमि होती है? उठी हुई और समतल होती है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा होता है तथा इसकी बाहरी भाग में मेज के समान सपाट होती है। किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ सैकड़ों मीटर से लेकर कुछ हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार जो है आपका सबसे पुराना पठार है। दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और जो है तंजानिया युगांडा की जो है पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें से खनिजों की प्रचुरता होती है और यहाँ इसी कारण विश्व में के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना व हीरो खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको फैक्ट नोट करना है कि सोने के खनन के लिए कहाँ का पठार प्रसिद्ध है? हीरो के लिए। और भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा और कोयला मैंगनीज के लिए के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद पठारी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि इनमें नदियों की ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पर स्वर्णरेखा नामक नदी और हुंडारू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। ये आपके दोनों इम्पोर्टेंट हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जहाँ पे लावा पठार होता है, ठीक है, मैग्मा से बना होता है, वहाँ पे काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है, खेतों के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी होती है। पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया। अब आपका नेक्स्ट आता है मैदान। मैदान समतल ऊंचाई वाले भाग होते हैं और समुद्र से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका जो है काफ़ी भाग जो है समतल होता है, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदानों में जो है नदियाँ और उनके सहायक नदियों द्वारा बनी होती हैं। नदियाँ जो है पर्वत की ढालों से आके नीचे की ओर बहती हैं, उसे अपर्दित करती है। अपर्दित मतलब आपको ऊपर पढ़ाया ना कि जो है नदियों और बर्फों के द्वारा और हवाओं के द्वारा अपर्दन की क्रियाएं होती हैं। तो वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ ही ओर लेके आती हैं और ढोए हुए पदार्थों को जैसे बालू, पत्थर, सिल्ट जो है वे घाटियों के निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। जो भी चीज़ें अपर्दन के फलस्वरूप जो भी चीज़ें निक्षेपें होती हैं और उन्हीं से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। परिवहन के साधनों का निर्माण के लिए आसान होता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है और नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ भाग जो है एशिया, उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में भारत की गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है का मैदान है और चीन में यांगत्से नदी के मैदान प्रमुख है। ठीक है, तो मैदान मनुष्य के रहने के लिए उपयोगी होते हैं। अधिक जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पे मकान बनाने के लिए, निवास बनाने के लिए और कृषि के लिए समतल भूमि पर्याप्त मात्रा में होती है और उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ होती है, इसलिए यहाँ पर खेती करना भी आसान होता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर आता है स्थल रूप एवं लोग। तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वत क्षेत्रों का जीवन जो होता है कठिन होता है। मैदानी भाग को जो है पर्वतीय की तुलना में सरल होता है। मैदानों में के फसलों को उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है। और विभिन्न तरह के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर होता है। और दिया है इनमें जो है काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं होती, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ एवं विनाश कर देते हैं। इनकी आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम किन तरीकों से जल स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्राय स्थल और का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ मिट्टी पर मकानों का निर्माण करना। इस तरह से कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देने से गंदा कर देता है और प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग का प्रकार का करना नहीं चाहिए। और उपयोग भूमि के
हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये आपका हुआ फैक्ट। ये देखिए आपको दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से ये जो घाटियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कैसे घर हैं, क्या है। ठीक है, देखिए आपका अध्याय ख़त्म ही होता है। अब नेक्स्ट अध्याय हम कल करते हैं। थैंक यू।